नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज शुक्रवार के उसी जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और आपको मैं अभी एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ मिनट की है, जो जम्मू कश्मीर से आई है। वस्तुतः उनकी कुंडली मेरे पास आई थी तो मैंने वहाँ के कुछ बारे में, वहाँ के कुछ स्थितियों के बारे में चर्चा करी है। ज़रूर सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी वो आपकी, वो जो आपको रिकॉर्डिंग है वो कैसी लगी। उनकी कुंडली थी तो मैंने वहाँ के बारे में चर्चा करी, तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा और हर जगह मैंने उसे डाला हुआ है, क्योंकि वो वहाँ के जो सामान्य जन हैं वो वहाँ के और स्थिति के बारे में कैसे विचार रखते हैं और कैसे उनकी स्थिति कैसी है, जो है वो थोड़ी सी चर्चा में अगर जम्मू कश्मीर पे आपसे 2 मिनट पूछूं तो जैसे पहले, जैसे आप तो 1978 के हैं, तो 78 से लेकर के अभी तक आपने वो 90 का काल भी देखा है, जम्मू से हैं आप, तो कैसा रहा? दादा वो काल मैं आपको क्या बताऊं। जब नए नए कश्मीरी पंडित आए थे वहां से, बेसिकली हम हैं जम्मू के जो महाराजा थे ना, हम उनके थे कुल पुरोहित खजूरिया ब्राह्मण उपमन्यु गोत्र। हाँ, उपमन्यु, हाँ। जी। तो हम जो हमारे जो थे ना, हम तो रहते हैं गांव में ही। हमारा गांव है रिहाल। अभी जम्मू में भी अपना घर बना रखा हमने। तो उस समय जो नए नए आए ना, तो उस समय इनको कुछ नहीं पता था बेचारों को। बहुत ऐसे मतलब कि फटे कपड़ों में भी हमने देखा इनको बेचारों को। और इनको हमने जगह दी है। हमारा जम्मू का जो एरिया है ना, इसीलिए हमारा डोगराओं का एरिया है। तो हमने कश्मीरी पंडितों को गले लगाया, जो 1971 में वो वहां से जो पीओके से और वहां से आए थे मीरपुर से, उनको अपने जहां बसाया, सबको अपने जहां बसाया, सबको जगह हुआ था। सच में बहुत बुरा हुआ। मैं आपको कभी हिस्ट्री में आपको लिख के भेजूंगा जो जो हुआ। और इसके लिए राजनीति के साथ साथ ना, राजनीति तो थी राजनीति में जो शेख का जो खानदान था पूरा, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च करा हुआ इस पे। तो इनका कुछ ज्यादा ही दोष था। तो बाद में जो रेडिकलाइज हो गए, यानी कि मैं कट्टरता बढ़ गई इनमें। पहले नहीं थी। पहले हमारे जहाँ जो दिहाड़ी लगाते थे, जो कश्मीरी मुस्लिम थे ना, वो हमारे गांव में आके दिहाड़ियां लगाते थे, लकड़ी काटने का काम करते थे और अच्छे थे। लेकिन इनको कट्टर बनाया गया, जब फिर सब कुछ भूलते गए। धीरे धीरे भाईचारा सब खत्म कर दिया और इतने कट्टर हो गए कि इनके लिए वो काफिर को मारना उनके लिए पहला, सबसे उनका नहीं, एक पहला टारगेट बन गया था। बस ये चलता रहा। अच्छा, मुझे अब बताइएगा कि अब आप तो 1978 के हैं, तो एक अच्छी अवस्था है आपके पास, आप तो अनुभवी भी हैं। तो एक चीज बताइएगा कि जैसे अगर मैं इस मामले में अगर भारत के सरकार की बात करूं, जैसे कि भारत सरकार में जैसे अभी तो बीजेपी है वहां पे। जैसे अभी 2 दिन पहले भी मेरी एक जम्मू कश्मीर के किसी सैनिक से बात हो रही थी, वहां पे वो एसएसबी में है। अभी कल भी मेरी बात जम्मू कश्मीर के ही एक बीएसएफ के जवान से हुई थी, कल ही की बात है। उनके यहाँ से उनके परिवार की कुंडली मेरे पास आई थी। तो मैं उन लोगों से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। तो वस्तुतः जो है वो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि अब कैसा है और पहले के मुकाबले, मतलब अभी जो सरकार है वो उस चीज को लेकर के ज्यादा सफल हुई है, जहाँ पे वहां पे अमन चैन शांति को लेकर के, या पहले की सरकार थी? दादा पता क्या, अभी थोड़ा समय लगेगा। समय इन द सेंस की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन की पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनका दबदबा है। नियर अबाउट 80%, 80% वही लोग हैं जो उनके राज में भी थे, जो बीजेपी के राज में भी हैं। 80% वही लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में जब तक इसको धीरे धीरे, इसको टाइम लगेगा ना, जब तक वो धीरे धीरे खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे मतलब वो बाहर नहीं निकलेंगे, नए नहीं आएंगे, जिनको जो अच्छे से जानते हो, जो पढ़े लिखे हो अच्छे से, जो कि भारत को समझाओगे, इनके दिमाग में एक ही फितूर बत दिया गया कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है, वही हम इंडियंस नहीं है, हम कश्मीरी हैं। और हमारा जो हमारा अंदरूनी नाता है वो पाकिस्तान के साथ है। बस उनको जय पढ़ाया गया, और बचपन से बच्चों को जय पढ़ाया जाए तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा। और 95, 96 तक तो बहुत चला है। मैं 94 में कश्मीर गया था।
94 में, उस समय मिलिटेंसी पीक में थी। मैं घर से अकेला भाग गया था ये देखने के जो होते कैसे हैं। उससे मेरी आयु कितनी होगी सोचिए, 16 साल। 16 साल का था। अपने गांव से 350 रुपया लेके और भाग गया। किसी को नहीं सुनाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं। 94 में नवंबर 11 नवंबर 1994 में, मुझे जहाँ तक डेट तक याद है, एक्यूरेट मैंने कितना बड़ा खर्चा मुझे वो भी याद है। बेशक लगन में नीच का चंद्रमा होगा मेरे, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ रहता था। आपकी कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठा है नीच का। लेकिन है कि सूर्य बली है। हाँ, सूर्य बली है और बहुत अच्छे बैठे हैं। लेकिन माइंड में ये रहती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। अभी लास्ट ईयर पिताजी, मैंने आपको बताया था, परलोक गमन करके ड्यू टू कोविड, वो गांव के सरपंच थे। ओके, तो ये बात जो मैंने जो आपसे करी है, ये जो जम्मू कश्मीर वाली, अभी आप लोग वहां पे कैसा महसूस करते हैं? अभी देखो दादा, हमको ना पहले भी नहीं था इतना ज्यादा। पहले होता था कि इक्का दुक्का, हमारे जहाँ डायरेक्ट वो नहीं आ सकते। देखो जो हमारे एरिया ना, जम्मू का एरिया, जो खासकर डोगरा बेल्ट है, वहां पे उनका जोर नहीं चलता था। क्योंकि हम लोग जुनाइट है और हम लोगों की एक ना अलग से है। जो मैं डोगरा हूँ ना, डोगरों में क्या हो कि भारत का संविधान सिर्फ 4, देयर इज ओनली 4 मार्शल रेसेस इन इंडिया एंड डोगरा इज वन ऑफ देम। डोगरा उनमें से एक है। डोगरा, गोरखा, अपना सिख और मराठा, इन चारों को दी गई है। उनमें एक डोगरा है। तो उनका इधर एक तो होता है ना कि पुरानी एथिक्स जो अपनी वो डेस्टिनी थी कि वो हमारे सामने जोर नहीं चलता था। ओके, मतलब ये मजबूत थे जी। और आज भी है दादा, आज भी है मजबूत। लेकिन अभी जो नशा वशा थोड़ा हो गया, उसकी वजह से थोड़े वीक हो गया। लेकिन अच्छा है, अभी भी बेटर। उनका जोर यहाँ नहीं चलता था। हम लोग तो डट के खड़े हुए हैं इनके सामने, हार नहीं मानी है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए। आज मैंने कल आपको इनकी कुंडली के लग्न चार्ट के बारे में बताया था, जिनकी कुंडली में ये स्थिति बनी थी। 40 मिनट का वो कार्यक्रम बना था। अब आज मैं इनकी कुंडली में लग्न की चर्चा, नवमांश की चर्चा और दशमांश की चर्चा करता हूँ। जहाँ लग्नेश लग्न में बैठे हैं, ये लग्न को बली बना रहे थे। मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे थे। इस वजह से व्यक्ति के पास तंत्र विद्या, ज्ञान और ज्योतिष सागर में डुबकी लगाने की स्थिति बनती है, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात भी है। नवमांश कुंडली में वही लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में शत्रु के घर में जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन योग भी बन रहा है सूर्य और शनि का, और ये हर जगह जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं से संबंधित हो रहे हैं। यहाँ भी दोनों का संबंध बन रहा है। यहाँ पे सूर्य और शनि को देखें तो यहाँ पे सूर्य और शनि का संबंध जो बन रहा है, वहाँ पे भी सप्तमेश और लग्नेश होते हैं, और यहाँ भी दोनों एक दूसरे से नवम पंचम में बैठे हैं। यहाँ भी किसी न किसी तरीके से संबंधित जरूर है, पर यहाँ थोड़े कम है, यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के पास आरंभ में हो सकता है कि पिता के साथ जो स्थिति हो रही है वो थोड़ी, जो मिसमैचिंग वाली है, वो थोड़ी कमज़ोर हो। कई बार वो आगे बढ़ने के बाद, एक लेवल पे आने के बाद, एक समय पे आने के बाद वो चीज़ें बिल्कुल ही डायग्नोस हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। मतलब वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप इस कुंडली में सूर्य के बारे में विचार करते हैं, चाहे लग्नेश के बारे में विचार करते हैं, तो लग्नेश लग्न में बैठे तो लग्न जहाँ बली होगा, वहीं पे व्यक्ति के कामों में रुकावट, उनका बेसिक नेचर वो प्ले करेंगे। उसके बाद व्यक्ति को गंभीर वाणी और गंभीर तरीके से, गंभीरता से जीवन जीने वाला, और यहाँ पे शनि के शत्रु के घर में बैठे होने, उनके ठीक पीछे गुरु जैसे उच्च के ग्रह के बैठे होने से दाम्पत्य अच्छा, और उनके ठीक आगे केतु जैसे शुभ ग्रह की राशि में बैठे होने से, जिन पे शुक्र की दृष्टि पड़ जाने से, जिनसे केंद्र में चंद्रमा के बैठ जाने से, और चंद्रमा शनि का सूर्य के साथ परिवर्तन हो जाने से, शनि की स्थिति मैं इसे कमजोर नहीं कहूँगा, और वस्तुतः इसे ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य है वो कभी भी कमजोर नहीं होगा, वो कभी भी टूटेगा नहीं, साहसी होगा, बलवान होगा, और वो रिलायबल होगा। ये कहने का ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये एक अच्छी बात है दाम्पत्य के मामले में। वही शनि जो है वो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, और उनपे शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि, उनसे चतुर्थस्थ बुध का प्रभावित हो जाना, और चंद्रमा का केतु के साथ बैठना थोड़े बहुत जो है वो प्रभाव को कमजोर करते हुए और विपरीत परिस्थिति का निर्माण करते हुए, मैं समझता हूँ कि धन में कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ये स्थिति जीवन में बनी रहेगी।
अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा किया करिए और उनसे आराधना करते रहिए कि हे भगवान, मेरा जो काम है वो कभी भी रुके नहीं। और आप अगर ना भी मांगेंगे तो भी मैं समझता हूं कि वो आपकी बात समझ लेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। लग्न के बाद धन भाव के भी अधिपति यही होते हैं, सेम यही स्थितियां यहां भी बन रही हैं। उसके बाद अगर तृतीय भाव के अधिपति गुरु और साथ ही साथ 12वें भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, अगर इन दोनों भावों के अधिपति गुरु की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह के साथ, और वस्तुतः वो सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठे थे। इस वजह से कि चूंकि जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति जो बनते हैं वो गुरु बनते हैं और तृतीय भाव के अधिपति गुरु बनते हैं अपने से पंचमस्थ भाव के अधिपति के साथ और यहाँ पे षडाष्टक भाव के अधिपति के साथ, लेकिन अपने सामान्यतया एक अच्छे ग्रह और शुभ ग्रह के साथ भाग्य भाव में बैठ करके, जहां भाग्य को थोड़ी बहुत कमजोरी दे रहे थे, क्योंकि भाग्य भाव में त्रिक भाव या त्रिक स्थान या दुह स्थान के भाव के अधिपति बैठ रहे तो थोड़ी सी कमजोरी, लेकिन फिर भी वो चूंकि शुभ ग्रह होते हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह चंद्रमा भी होते हैं, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, लग्न में लग्न का बैठना, लग्नेश का बैठना, लग्न में सूर्य जैसे ग्रह का बैठना, तो ये जातक को जहां थोड़ी थोड़ी चिंता करने वाला बनाते हैं, वहीं पे जातक के पास आध्यात्मिक ज्ञान रहे, वो अपने से बड़े बुजुर्गों का कई बार अनादर भी करता है क्योंकि वो 12वें भाव के अधिपति हैं, पर फिर भी उसके पास धर्म बना रहता है, उसको धर्म से कोई हटा नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि वो सुदृढ़ मानसिकता का होता है, सभी धर्मों का सामान्यतया सहृदयता से आदर करता है और सबको मिला करके चलने वाला, सबके साथ एक भाईचारा का संबंध रखने वाला होता है, सभी धर्मों का सामान्य व्यवहार रखने वाला सभी धर्मों से। और यहाँ पे गुरु का जो प्रभाव होगा वो कन्या राशि के बैठे हैं, यहाँ गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 12वें भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति का जो प्रभाव यानी कि गुरु की जो दशा होगी वो भविष्य में जैसे ग्रह स्टेबल हो रहा है या जैसे ग्रह बढ़ रहा है अच्छाई की तरफ, यहाँ पे वो वस्तुतः सप्तम और दशम के अधिपति होकर के उच्च के हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर इनके दाम्पत्य के बारे में या इनके व्यवहार के बारे में, पत्नी के व्यवहार के बारे में अगर विचार करते हैं तो इसे एक अच्छाई के तौर पे देखा जा सकता है, जहां पे पत्नी जो है वो धार्मिक हो, उनके विचार सुदृढ़ हो, वो थोड़ी सत्यवादी हो, दर्शन उनका अपना अलग हो, चीजों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग और बहुत मजबूत होता है, क्लियरेंस होता है विचारों में, वैज्ञानिकता होती है, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं को जानने वाली हो, मानसिकता बड़ी अच्छी होती है, बुद्धिमानी होती है, वाणी बहुत अच्छी होती है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर आप धर्म के मामले में कहें, दर्शन के मामले में कहें, तो भी दाम्पत्य जो है वो ऐसी पत्नी को प्राप्त करने वाला बन रहा है। अगर इसी बात को आप दशमांश में देखते हैं कि यही गुरु कर्म क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम देंगे, तो गुरु वृश्चिक राशि के बैठे हैं जहां के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में उच्च के हैं। इस वजह से भी जो व्यक्ति का करियर वाला पोर्शन है वो अभी भले ही कमजोर है, क्योंकि आप राहु की दशा को छोड़ रहे हैं, इस कारण से वो थोड़ी बहुत अनस्टेबल हो रहा है, पर वस्तुतः वो ठीक है और मैं उसे कमजोर नहीं कह सकता, और वस्तुतः वो बिल्कुल ही ठीक हो रहा है। आने वाली जो गुरु की दशा है वो आपके लिए अच्छी जाएगी, घबराने जैसी कोई बात नहीं। क्लियर है? चतुर्थ भाव के अधिपति होने के साथ साथ लाभ भाव के अधिपति मंगल इस कुंडली में जो बैठे हैं वो तीसरे भाव 3 नंबर की राशि में, जहां व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बना रहे हैं, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो पराक्रमी है, छोटे भाई बहनों का सुख उसको मिलता रहता है, उन लोगों से संबंध उसके अच्छे होते हैं, कजन वगैरह से संबंध उसके अच्छे होते हैं, जो कुटुंब होते हैं उससे उसके संबंध अच्छे होते हैं, धन की स्थिति कभी कमजोर महसूस नहीं कर रहा। ये लग्न कुंडली की बात थी। नवांश कुंडली में वही मंगल अपनी राशि के हो रहे हैं, तो ग्रह अगर अपनी राशि का यानी कि स्व नवांश में जाता हो तो इसे अच्छी बात कही जाती है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वही ग्रह अगर दशमांश कुंडली में देखें तो उच्च के हो जा रहे हैं, यानी कि मंगल की दशा कर्म क्षेत्र के लिए अच्छी रहेगी, नवांश कुंडली के लिए यानी कि दाम्पत्य के लिए लाभदायक रहेगी, लाभ देने वाले, उस दौरान कहीं कहीं से धन भी प्राप्त हो जाता है, थोड़े से खर्च की स्थिति भी बनती है और कई बार पत्नी के ऊपर खर्च होता है, रोग व्याधि की स्थितियां पत्नी के जीवन में देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी बहुत उग्रता पत्नी में के स्वभाव में मंगल की दशा में आ सकती है। ये एक सामान्य सी बात होगी जिसपे बहुत ज्यादा हेडेक लेने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? हाँ, एक बात और है कि मंगल की दशा में आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, हो सकता है कि आप थोड़े उग्र हो जाएं, चंद्रमा और मंगल की दशाओं में परेशानी थोड़ी बढ़ी हुई सी प्रतीत होती है, पर आप अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं और किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि ग्रह जो है वो आपको धीरे धीरे ही अच्छाई की तरफ लेके जाएगा,
एक ही बार अचानक से आपको वो कुछ अच्छा नहीं देने वाला है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो सामान्यतः भारतीय जो लोग हैं, वो प्रत्येक प्रकार से ग्रहों से यही अपेक्षा करते हैं कि ग्रह आएगा तो पैसे आएंगे, पर वस्तुतः ग्रह सिर्फ पैसे ही नहीं देते, वो आपको मानसिक शांति देते हैं, वो आपको सुदृढ़ बनाते हैं, वो आपको स्वस्थ रखते हैं, वो आपके विचारों को सुदृढ़ रखते हैं, उसमें उनका सहयोग होता है। वो आपको खुश रखते हैं, वो आपको दुखी रखते हैं, वो आपके मन को भटकाते हैं, वो आपके मन को परेशान करते हैं, वो आप में चिंता और उग्रता, व्यग्रता और जो है वो दुर्बलता पैदा करते हैं। लेकिन वही ग्रह अगर अच्छा भी है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो आपको खाली मतलब जो है वो बैग थमा करके जाए कि ये लो 50 लाख, ये लो 10 लाख, ये लो 5 लाख, ये करोड़ दो। ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ हम सोचते हैं क्योंकि हमारे केंद्र में सिर्फ पैसे ही बने होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। पर वस्तुतः आपका काम में मन भी लग सकता है, आपके दुश्मन खत्म हो सकते हैं, आपका जो है वो प्रभाव बढ़ सकता है, आप खुश होकर के जीवन जी सकते हैं। ये कई तरह के उसके प्रभाव किसी भी तरीके से जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है। पर वस्तुतः हमारा ध्यान चूंकि सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, पैसे पे टिका होता है, इस वजह से हम सिर्फ पंडित जी के पास जाकर के यही पूछते हैं कि मंगल की दशा आएगी तो कितने पैसे आएंगे और बुध की दशा में कितने पैसे आएंगे। ये बात सही है क्योंकि लोग अक्सर यही सवाल पूछते हैं। तो ये जो है वो मैंने मंगल के बारे में चर्चा करी, तो ये लाभेश की स्थिति थी। अब उसके बाद अगर आप गौर करें तो पंचम भाव के अधिपति और इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र जो जन्म कुंडली में अगर विराज रहे हैं उच्चाभिलाषी होकर के, तो वहां वो मित्र की राशि में है, लग्न कुंडली में। नवांश कुंडली में वो टोटली उच्च के हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ग्रह जो है वो अपने प्रभावों को बल दे रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है। जहां पे इस कुंडली के लिए सर्वाधिक वो कारक ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे थे, वहीं इस कुंडली के लिए वो यहाँ पे जो बनते हैं वो 12वें के भी अधिपति होकर के थोड़े बहुत दाम्पत्य में या पत्नी को व्यय से युक्त रख करके आपके करियर के लिए उनका सपोर्ट मिलने वाला, आपके करियर को लेकर के पॉजिटिव होने वाली, आपके नुकसान और आपके लाभ को बहुत ही ज्यादा हद तक समझने वाली और उसके लिए खुद को भी जिम्मेदार समझने वाली, ऐसा हो सकता है। तो ये एक अच्छी ही बात है कि कई बार जैसे होता है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात कई बार ये हो जाती है कि किसी ने लिखा था, कोई देसाई जी हैं, उन्होंने ये बात लिखी थी कि आपके कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात कई बार ये हो जाती है कि आप अपने जो है वो अनुभवों को शेयर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को सीख मिलती है। तो मैं कई बार ये समझता हूँ कि आपको ये बात जैसे कभी भी दाम्पत्य में अगर देखते हैं तो कई बार होता है कि पति का पत्नी से कोई बातचीत बंद है तो वो उनके काम में भी हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। तो ये कुंडली जो है वो इस तरीके से परेशान नहीं है और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति होनी भी नहीं चाहिए। मतलब ये है कहने का मेरा कि ये कुंडली चूंकि केंद्र में 3 ग्रह बैठे हैं, 2 ग्रह बैठे हैं, अगर शुभ ग्रह चंद्रमा और शुक्र केंद्र में आ रहे हैं तो इसे एक सुदृढ़ और सुरक्षित दाम्पत्य कह सकता हूं। और इसके कहने के पीछे का जो मूल मेरा एक और भी आधार हो जाएगा वो ये होगा कि शनि यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं। मतलब अच्छे कहने का मतलब है कि वो परिवर्तन में है और जब परिवर्तन हो रहा है तो ये एक अच्छाई की तरफ हो रहा है, ना कि गलती या फिर कमजोरी की तरफ। क्योंकि 2 पापक ग्रह और 2 सबसे ज्यादा कट्टर विरोधी अगर आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो ना चाहते हुए भी उनको अच्छा परिणाम देना पड़ता है। इस वजह से ये बात बनती है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात भी देख लेने की आवश्यकता है आपकी कुंडली के नवांश चार्ट में या फिर दशमांश चार्ट में कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो परिवर्तन में जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं ग्रहों का, भावों का, ऐसा कैसा हो रहा है। तो ये बात यहाँ के लिए बहुत अच्छी लागू होती है। ये इस भाव के लिए मतलब शुक्र के लिए ये बात अच्छी होगी कि यहाँ पे वो उच्चके होकर के बैठे हैं। थोड़ा बहुत व्यय होगा विवाह शादी में, खर्च पे, प्रबंध पे और कई बार कैरियर वगैरह पे भी प्रबंध की स्थिति में जेके पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत होती हैं, पर वो एक सामान्य ही है। मैं इसे भी अच्छा ही कहूँगा, इसे भी खराब नहीं कहूँगा। ये कुंडली चूंकि माता जी ने जो जिस तरीके से मुझसे सवाल पूछा था कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर उसके पीछे का मेन जो कारण है वो ये है कि यहाँ पे ये जो स्थिति बनी है ये व्यक्तित्व को प्रभावित कर, और वस्तुतः आप जरा गौर से देखिए, मैं बताता हूँ उसके पीछे का एक और भी प्रभाव कि यहाँ पे शनि बैठे हैं। कल मैंने दशमांश कुंडली नहीं बताई थी, आज आपको आपके सामने दशमांश लेकर के उपस्थित हो। कर्म क्षेत्र में पापक ग्रह लग्नेश बन रहा है, लग्न क्षेत्र में पापक ग्रह लग्नेश बन रहा है, लेकिन नवांश क्षेत्र में शुभ ग्रह नवांश का मालिक बन रहा है। इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि आपकी कुंडली के लग्नेश कौन बन रहे हैं,
किसी भी चार्ट के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग चार्ट हो, उसके लग्नेश कौन है, कहाँ बैठे हैं, और वस्तुतः आप अगर जो भी सूत्र आप फॉलो करते हैं वो वस्तुतः लग्न कुंडली पे सब जगह लागू होती है। ठीक वही सूत्र प्रत्येक चार्ट में भी वैसे ही लागू करने कई बार पड़ते हैं और कई बार अलग अलग तरीके से भी उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं वो वस्तुतः व्यक्ति के मानसिक संतुलन को, मानसिक जो अवस्था है, मानसिक स्टेबिलिटी है, मानसिक शांति है, उसको भंग करने के लिए ठीक ठाक हैं। क्योंकि गौर करिए तो द्वितीय भाव के अधिपति जो है वो अपने भाव से पंचमस्थ वृश्चिक राशि में, रोग की राशि में बैठ करके और शनि को देख रहे हैं, और यहाँ पे शनि जो है वो कई बार कर्म क्षेत्र को लेकर के सुख भी दे रहे हैं, पर ये बेसिकली व्यक्ति के नेचर में ही ऐसा आ जा रहा है कि आप उसको कुछ भी कर देंगे वो फिर भी उसमें थोड़ा बहुत जो है वो ना नुक्स वाली बात हो जाती है। वो खुश है पर फिर भी वो रहना नहीं चाहता, ऐसी बात है। कई बार उसके बॉस से उसकी ना बने या फिर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना दे, बातें बिगड़ती नहीं है पर फिर भी कई बार बिगाड़ देता है जानबूझ करके। तो ये चीजें, आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि ये है। ये शुक्र की बात थी। बुध की बात करता हूँ तो छठे भाव के अधिपति होने के साथ साथ नवम भाव के अधिपति हैं और वो बैठे हैं कहाँ, 12वें जा करके। तो इस कुंडली के लिए वो अच्छे होते हैं या बुरे, अगर इस पे सवाल निकलता है तो ये अच्छे ही होते हैं, पर वस्तुतः वो छठे भाव के भी अधिपति होकर के छठे भाव को देख रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जब जन्म कुंडली में बुध पे मंगल का प्रभाव हो तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है। और एक बात और भी बहुत अच्छी हो जाती है कि वो ब्राह्मणों का पूजक हो जाता है, ब्राह्मणों का भक्त हो जाए, ब्राह्मणों से उसके संबंध अच्छे होते हैं और वो कई बार उन पे कितना भी धन लुटाना हो तो लुटा देता है, किसी को देना हो, किसी की मदद करनी हो तो उसमें वो आगे होता है। तो मेरे कहने का यहाँ पे एक मतलब ये भी होता है कि भले ही आपकी कुंडली में भाग्येश का परिवर्तन 12वें भाव के अधिपति से हो रहा है, भाग्य भाव के अधिपति का संबंध 12वें से, पर ये एक अलग तरीके का नेचर यहाँ पे ये जातक के जीवन पे देखने को मिलेगा कि वो अब सुशोषा के मामले में आगे हो जाएगा। मतलब समाज को कुछ देना, गरीबों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, समाज के लिए कुछ दे जाना, ऐसे जो भाव है वो उसके अंदर विकसित होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ बुध और गुरु के परिवर्तन के कारण होगा। जरा विचार करिए तो नवांश कुंडली में सूर्य और शनि का परिवर्तन हुआ और लग्न कुंडली में बुध और गुरु का परिवर्तन हुआ। दो शुभ ग्रहों का परिवर्तन यहाँ और यहाँ पे दो पापक ग्रहों का परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि कई प्रकार से आपकी कुंडली में ये जो राजयोग बन रहे हैं वो आपको मजबूती ही दे रहे हैं। अब आप वर्तमान को अगर खराब करके बैठे हैं तो निस्संदेह आपका भविष्य खराब हो जाएगा। और मैं जहां तक समझता हूं कि अपने आप को परेशान करने से ज्यादा बढ़िया है कि हम अपने आप को थोड़े सीमित कर लें, अपने आप को थोड़े से जो है वो सुदृढ़ कर लें, अपने आप पे थोड़े से काम कर लें, अपने आप को शांत कर लें, अपने आप को अंदर से जो है वो भूचाल लाने की स्थिति में ना जाए। इस चीज पे उसके लिए आपको मंदिर जाना चाहिए, उसके लिए श्रेष्ठ जनों के बीच में बैठना चाहिए, आपको अच्छे लोगों के जो है वो संभाषण अच्छे लोगों से करना चाहिए, गलत और गंदे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो समाज का उच्च श्रृंखल वर्ग है उसको सुनना चाहिए। ये सब चीजें आपके जीवन में उतारने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। गुरु बुध जो है यहाँ पे अगर आप विचार करें तो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, वहां वो धनु के थे और यहाँ पे वो सिंह राशि के हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बुध जो है वो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लाने का काम करेंगे अपनी दशा में। साथ ही साथ वो बुध जो है वो डेली बेसिस का इनकम शेयर कर सकता है, दे सकता है। नवमांश कुंडली में बुध जो है वो वृश्चिक के बैठे हैं, इस वजह से वात जनित, पीत जनित और कफ जनित समस्याएं कई बार दाम्पत्य में दोनों लोगों को परेशानी हो सकती है, ऐसा संभव है। और वस्तुतः आप जरा गौर से देखें तो लग्नेश का छठे में जाना कई बार विवाह विलंब से हो, चीजें रुक रुक करके होती हैं और कई बार जो है वो व्यय की स्थिति बनी रहती है। चाहे आप बुद्धि का व्यय कहें, चाहे आपके ऊर्जा का व्यय कहें, चाहे आपके इमोशन का व्यय कहें, चाहे आपके निर्णय लेने की क्षमता का व्यय कहें, किसी भी तरीके का वो बुध की दशा में थोड़ी बहुत व्यय की आशंकाएं दिख रहे हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में बहुत अच्छा बैठे हैं, यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, यहाँ भी चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं। मतलब यहाँ पे भी सम संख्या में, यहाँ पे भी शुभ ग्रह की राशि में, यहाँ पे भी शुभ ग्रह की राशि में। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि चंद्रमा की स्थिति पापक बन रही थी लेकिन वो फिर भी अल्टीमेटली अच्छे ही परिणाम देने वाले बन रहे हैं। यहाँ पे वो छठे भाव के अधिपति होकर के आपको नौकरी और आपके
जीवन में जो एक धन की स्थिति है और आपके जो पारंपरिक जो धन मिले हैं, जो पुत्र जो मतलब पैतृक संपत्ति है, उसका नेचर आपके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी ही स्थिति में जा रहे हैं। हालांकि वहां पे ग्रहण दोष जरूर कहेंगे उसको, लेकिन मैं भी फिर भी ये बात कहता हूँ कि अगर आप मंदिर जाने लगे, शिव जी की पूजा करने लगे, तो उससे आपको बल मिलेगा और ये चीज आपके जीवन में आने की आवश्यकता मैं महसूस कर भी रहा हूँ और वो आना ही चाहिए। क्लियर है? अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण जन्म कुंडली में लग्न में बैठे तो व्यक्ति को सुदृढ़ मानसिकता, आयु अच्छी हो, कई बार व्यक्ति डीप थॉट एनालिसिस करता है, छोटी छोटी बातों पे गौर करता है, बहुत ही अंदर तक जा करके किसी भी चीज को तह तक जा करके पूरी उसकी जो है वो डिटेल एनालिसिस करता है, समझता है। फिर भी जो है उसको कई बार उसके प्रभावों को कमजोर देखा जाता है या फिर उसके जो क्रेडिट मिलने की स्थिति होती है उसको कई बार धूमिल देखा जाता है। पर ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि सूर्य जो है वो अस्तमेष होकर के बैठ रहे हैं, तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पे दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कि सूर्य की आराधना करने से आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। वस्तुतः आप ठीक तो हैं ही, क्योंकि वैसे भी आप मकर लग्न के हैं तो बेवजह की चीजों पे आपका हाथ नहीं जाता, गलत और गंदी सलाह आप किसी को नहीं देते। मैंने कल के भी कार्यक्रम में ये बात कही थी शायद। और सबसे अच्छी बात जो ये कही है कि आप अच्छे हो, आप गंदे लोगों से आपका संपर्क नहीं होना चाहिए, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा विचार होना चाहिए। मित्रता अच्छे लोगों से हो, कभी भी उलूल जुलूल चीजों में उलझे नहीं, सरकार के किसी भी निगेटिव जो है वो प्रभावों से बचें, जेल वेल इन सब चीजों से बचें, कानूनी जो क्षेत्र है उन लोगों से किसी भी तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करिएगा, उन लोगों से उलझिएगा मत। वस्तुतः आपकी कुंडली में वैसे कोई नुकसान की स्थिति नहीं है क्योंकि बुध उसको देख रहे हैं और बुध का प्रभाव है, तो आप तो घर में घुस करके मार के निकल जाएंगे, आपको कोई पछाड़ भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता हूं कि जब जन्म कुंडली में सूर्य लग्न पे हो और केतु की दृष्टि हो तो किसी भी तरीके से सरकार के विरोध में जा करके या सरकार के विपक्ष में जा करके या कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे सरकार के डंडे आप पे पड़े, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे अगर आप उसी को देखें तो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में परिवर्तन, ये मैंने बात कही, नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में वो यहीं जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे वो आपको थोड़े बहुत कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से सूर्य की आराधना इस कुंडली में बनेगी और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में जाने जाएंगे। अष्टम भाव के अधिपति सूर्य को 8वें और 6ठे और 12वें का दोष नहीं लगता है, लेकिन चूंकि ग्रह है और भाव से प्रभावित होता है तो निसंदेह यहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर होगी, क्योंकि उसके आगे चंद्रमा अगर बैठे हैं और पीछे बुध बैठे हैं तो शुभकर्त्री में है और यहाँ के वो अष्टमेश हैं जो कि यहाँ पे भी अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कई बार ऐसे भी जीवन में सूर्य की दशा में ऐसी चीजें बनेंगी कि चीजें हाथ में आई हुई जो है वो फिसल करके निकल जाए। तो इस वजह से आपको इस बात पे फोकस बना करके रखना होगा कि आपके घर में कभी चोरी ना हो, आपके घर में कभी भी कानून से कभी कोई पंगा ना हो, ये सब चीजें आपको देखने की आवश्यकता होती है। ये आपकी कुंडली में ऐसे सारे ग्रह बैठे थे, ये मैंने आपकी कुंडली में ऐसे सारी चीजों का अध्ययन करा। पर फिर भी जो मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में जो और भी अन्य स्थितियां बनी है, जैसे चंद्रमा जो है वो नवांश कुंडली में मृगशिरा के बैठे हैं, धनेश होकर के लग्न में बैठे हैं, यहाँ पे भी धनेश होकर के लग्न में बैठे हैं शनि। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हो जा रहे हैं, ये अच्छी बात होगी ग्रह के लिए भी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में है जिसपे मंगल की दृष्टि जा रही है, ये बहुत अच्छी बात होगी। पत्नी जो है वो क्रिएटिव और आर्ट के क्षेत्र से बहुत अच्छी और सुदृढ़ होती है, ये चीज देखने को मिल रहा है। पत्नी पेट की रोगी हो सकती हैं पर उससे उनको नुकसान नहीं होगा, वो जीत जाएंगे और वहां पे दाम्पत्य बहुत ही मजबूत, सुदृढ़ और सुंदर पति या पत्नी जो भी होता है वो सुंदर मिलता है। मतलब इसमें आपको कभी भी डरने जैसी कोई बात नहीं है कि पत्नी कैसी आएंगी, सुंदर आएंगी या कैसा आएगा। कई बार अभी मेरी बात हो रही थी, दुबई का कोई व्यक्ति था हिमाचल प्रदेश होना के, तो वो इस वजह से परेशान थे क्योंकि वो बोल रहे थे पत्नी सी जो है वो पत्नी मोटी आएगी, काली आएगी, पता नहीं क्या आएगा। ऐसे कुछ लोग बेवजह का फालतू का सवाल पूछते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये बता देता हूं कि ऐसी स्थिति है कि दाम्पत्य ठीक है और उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान होना चाहिए कभी कभी, ये बात मैं देख रहा हूं, जिस वजह से मैं ये बात कह सकता हूं। बस कुछ इसी तरीके से माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग होना चाहिए। उसके बाद पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी कुंडली में कोई समस्या वैसी नहीं देख रहा हूं। व्यय आपकी कुंडली में अच्छे जगह पे होगा, गलत जगह पे व्यय नहीं है। हाँ, आप चिंताएं बेवजह का करते हैं, ये बात मैं फाइनली अल्टीमेटली बोल देता हूं। और उसके बाद लग्न को शुभकर्त्री लगा है आपकी कुंडली में, लग्नेश जो है वो शुभकर्त्री में है, लग्न में केंद्र में सूर्य बैठे हैं, गुरु का प्रभाव है,
इस वजह से आप कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आप हमेशा ही अच्छे बने रहेंगे सबके लिए। अब अंतिम में मैं आपकी कुंडली में कुछ अलग तरीके से तथ्यों को उजागर करता हूं जिसको समझना आवश्यक होगा। इस कुंडली में धन रुकने में दिक्कत होगी। इस कुंडली में स्वभाव हमेशा ही शांत होने की स्थिति में है। ये अभी नेचर थोड़ा गड़बड़ाया हुआ सा है राहु के कारण। वस्तुतः आप ऊर्जावान और तुरंत ही हाइपर भी हो जाएंगे और वस्तुतः आप अनुभवी भी हैं। और जन्म कुंडली में कभी भी दुश्मनों से डरने की कोई बात कभी भी नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं गलत और गंदी चीजों का। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ऑडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और जरूर ही उसे शेयर करिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि हम लोग अभी तक जो है वो मैं कश्मीर को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के फेसबुक पर भी जो है वो कई सारे जो है वो वीडियोस जैसे डालता रहता हूँ। कुछ लोगों के जैसे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की अभी फिल्म हाल ही में आई थी, उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी फेसबुक पे डाले हैं। आप वहां से भी जाकर के उसको सुन सकते हैं। कई बार चीजें जो होती हैं वो हम नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते और उसको भी जानना आवश्यक है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि एक सिर्फ मैं खास क्षेत्र में ही काम नहीं कर सकता। अगर कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं तो मुझे उन तक कुछ अच्छी चीजें भी जरूर पहुंचाने का अधिकार है। एक भारतीय होने के नाते, राष्ट्रवादी सोच को विकसित करने की आवश्यकता होने के नाते। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, कल नहीं शाम को ही। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।